यस, योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यस बेटे, महक गिव आंसर। कम हियर एंड रीड। बड़े भाई बड़े भाई साहब का विचार जीवन की समझ व्यवहारिक जीवन से आती है पूर्ण रूप से सही है। मैं इससे ताल्लुक रखती हूँ। जीवन किताबी पढ़ाई पर नहीं होता। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं तो कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता। अनुभव जीवन पर निर्भर होता है। जैसा जीवन हम जीते हैं अनुभव उसी से आता है। अगर हम अच्छे कर्म करें तो लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें तो हमारा अनुभव अच्छा ही होगा। यस, वेरी राइट। जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हो? बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती, जो भी हम आसपास देखते हैं उसको समझ कर आती है। ये समझ संसार में जीवन जीने से ही आती है। जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमें काफी जीवन की समझ आ जाती है। जैसे जब तक हम एज अ स्टूडेंट रहे, पढ़ते रहे, तब तक हम व्यवहारिक तौर पर शायद इतने लोगों से नहीं मिलते थे। हम स्टूडेंट जैसे कि पढ़ते हैं और स्कूल आते हैं, घर चले जाते हैं, अपना स्कूल का काम करते हैं, बहुत लोगों से मेल जोल संभव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम दूसरों से व्यवहारिकता सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं और ये उससे हमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। और मेरा तो मानना है कि प्रतिदिन हमें कोई ना कोई ऐसा अनुभव प्राप्त होता है जो हमें सीख दे के जाता है। तो जो हम पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना जरूरी नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान भी, पुस्तकों से मिलने वाला ज्ञान भी मनुष्य को सफल बनाने में बहुत मदद करता है। लेकिन साथ ही साथ जब हम उस पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अपने आसपास के वातावरण में मेल बनाए रखने के लिए मनुष्य को व्यवहारिकता का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक जो है ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। तो बड़े भाई साहब इसके संबंध में उदाहरण भी देते हैं, माँ और दादाजी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान के अभाव में, चाहे वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पुस्तकों से मिलने वाला ज्ञान बहुत अधिक नहीं था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो उन्होंने जीवन भर की के अनुभवों से सीखा था वो बहुत अधिक था और वो जीवन की हर कठिनाई का सामना बहुत ही सफल तरीके से करते हैं और जीवन के हर समस्या को वो बहुत अच्छी तरह सुलझा लेते हैं। चाहे लेखक और जो उसका बड़ा भाई है वो ऐसा नहीं कर पाता। और हजारों बातें ही हैं जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों से हमें आती, हमारे मतलब व्यक्तित्व में आती है और जिनका ज्ञान और समझ पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा अधिक है। चाहे लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन जैसे कि उन्होंने हेडमास्टर जी का उदाहरण दिया था, वो पढ़े लिखे बहुत थे लेकिन उन्हें घर चलाना नहीं आता था और उनकी माँ जो थी वही घर चलाया करती थी। तो इसी तरह से उन्होंने एक उदाहरण देकर भी हमें समझाया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के अनुभव भी बढ़ते हैं और व्यवहारिक ज्ञान से ही दुनिया की समझ आती है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, निकोबार जनजाति का सामान्य परिचय दीजिए। यस एनीवन? यस, मालविका जी। निकोबार जनजाति का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। कम निकोबार जनजाति के लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह लोकतंत्रा को उसके बल व शक्ति के स्थान पर उसके अच्छे स्वभाव व सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने के गुणों के कारण पसंद करते थे व उसका आदर करते थे। निकोबार प्रदेश की एक पुरानी प्रथा थी जिसके अनुसार दो गांवों के बीच वैवाहिक संबंध जुड़ना निषिद्ध था, जिसके कारण तंतारा को क्रोध आया क्योंकि इसी प्रथा के आधार पर उसे
वामीरों से अलग किया गया था। यस। निकोबार द्वीप समूह निकोबारी जाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। जो आदिम जाति जनजातियां जो कि प्राचीन समय में उस द्वीप समूह पर पाई जाती थी, उसका वो केंद्र था। मतलब वहां ऐसी जनजातियां बहुत थी। निकोबारी जनजाति की संस्कृति में गांव के एक युवक और युवती की शादी दूसरे गांव में नहीं हो सकती थी, ऐसी वहां पर प्रथा थी। प्रत्येक वर्ष वहां एक पशु पर्व लगता था और पशुओं के साथ युवकों की शक्ति का प्रदर्शन वहां पर ऐसी प्रतियोगिताएं करवाई जाती थी। उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। मेले लगते थे जहां पर जवान लोग जो थे वो इकट्ठे होकर पशुओं से जो थे कुश्ती करते थे और तब पता चलता था, उसके फैसले पर आधारित होता था कि कौन सा युवक जो है वो अधिक शक्तिशाली है, जिसमें सभी गांवों के लोग हिस्सा लेते थे। नृत्य का, संगीत का आयोजन होता था, भोजन आदि का भी आयोजन होता था। तो निकोबार जनजाति का सामान्य परिचय यही है कि वहां पर कैसी प्रथा थी, कैसे लोग थे, कैसी रीति रिवाज थे, कैसे मेलों का आयोजन होता था, किस तरह से लोग आनंद मनाते थे, लोग खुशी मनाते थे और वहां पर जीवन का रहन सहन उन लोगों का कैसा था। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों के साथ डूब सकती थी। यस एनीवन? यस विशाखा में। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की तह पर डूबती किरणों के साथ डूब सकती थी। इसमें आस की किरण तंतारा और वामीरों के प्रेम प्रसंग की पूर्ति को कहा गया है, जो समाज की रूढ़िवाचक सोच के कारण डूब सकती थी, मगर उनका प्रेम अमर था, जो ताउम्र कहानियों में याद रखा गया। बेशक उनका प्रेम का सफर मुकम्मल ना हुआ, परंतु उनके आत्मसमर्पण के कारण समाज की रूढ़ी समाप्त हो गई और अब लोग अपनी इच्छा अनुसार बिना पाबंदी कहीं भी किसी के साथ भी शादी करा सकते थे। रूढ़ी किसे कहा गया? कैन एनीवन एक्सप्लेन? रूढ़ी किसे कहते हैं? रूढ़िवादी विचारधारा किसे कहते हैं? यस ब्रेक। यस बेटे, स्पीक आउट। मैम, रूढ़िवादी विचारधारा मतलब ऐसी विचारधारा जो हमारे जो पूर्वजों से चली आ रही है, वो पुराने लोग उनको पालना करते थे। जिसमें नवीनता ना अपनाई जाए और पुराने ही विचारों पर अमल किया जाए, उसे रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर। कैन यू एक्सप्लेन द आंसर ग्रेग? मैम, इसका आंसर मैम जैसे कि इस पंक्ति का ये अर्थ है कि तंतारा जब एक दिन शाम को बैठा था, समुद्र के किनारे बैठा था, तो वो आस कर रहा था कि उस वामीरो उसकी बात को मानेगी और वो उसको मिलने आएगी। लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही, शाम ज्यादा होती जा रही थी और अंधेरा फैलना शुरू हो गया था और सूरज डूबने चला था। उसे लगा कि वह वामीरो नहीं आएगी। बस उसे बस एक छोटी सी ही आस थी, जो सूरज के डूबने के साथ ही वो भी खत्म होती जा रही थी। Yes, very good. Isha, little changes are to be done. तंतारा वामीरो पहली नजर से ही आपस में बहुत प्रेम करने लगते हैं और वह उसका मतलब उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन को की संपूर्ण आस लगाए बैठता है, क्योंकि वो उससे वायदा लेता है कि अगले दिन तुम मुझसे मिलने आओगी या नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है। और फिर दोबारा जब शाम होती है तो समुद्री चट्टान पर मतलब जहाँ उसने उसको बुलाया होता है कि वो मिलने के लिए आए, वो वहां समय से पहले ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसका मन अधीर है, मन में बेचैनी है कि वो मीरो को मिले। और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं मन ही मन आशंकित भी होता है कि ऐसा ना हो कि वामीरो आए ही ना। उसे आस तो थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं शंका भी थी। जैसे कई बार हमें डाउट होता है ना कि पता नहीं ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा,
हम मन में विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर हमारे ये बात भी आती है कि ना जाने मेरा ये काम होगा भी या नहीं होगा। तो इस तरह से ही तंतारा का हाल था। उसके मन में आशंका थी कि काम होगा या मतलब वामीरो आएगी या नहीं आएगी। और जब ये ऐसी आशंका उसके मन में जागती है तो दिल ही दिल वो कांप उठता है, लेकिन साथ ही साथ एक आशा की किरण भी थी और उससे लगता है कि वामीरो के ना आने पर समुद्र में डूबती किरणों के समान कहीं उसकी उम्मीद की किरण डूब ना जाए। मतलब जो उसने उम्मीद लगा रखी थी मन में, कहीं ऐसा ना हो कि वामीरो ना आए और उसके मन में जो आशा है वो डूब जाए, क्योंकि समुद्र में के किनारे जो सूरज था वो डूब रहा था। तो तंतारा इस उधेड़ बुन में कभी उसके विचार वो कभी अच्छा सोचता कभी बुरा सोचता, तो ऐसे विचारों की उधेड़ बुन करता हुआ वहां पर बैठा था और आशा और निराशा के बीच झूलते हुए प्रेम के सफल होने की भी कामना कर रहा था कि उसकी जो वो गलत सोच रहा है वो ऐसा ना हो, वह मीरो से मिलने आए। मतलब कहीं निराशावादी भावना थी, कहीं आशावादी भावना थी। तो ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ईशा, इट इज क्लियर। तंतारा और वामीरो की मृत्यु कैसे हुई? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द चैप्टर। अंत में क्या हुआ बहुत बार एक्सप्लेन किया है, राइट? उसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेट अस मूव फर्दर टू द अदर क्वेश्चंस। सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? क्या तुम्हें काम का नियम नहीं मालूम? प्रश्नवाचक वाक्य है। स्पीक टुगेदर कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु मिलना। आजादी के पर्यायवाची क्या है? उसके बाद है केश निखार शैम्पू के बारे में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इस विज्ञापन को आफ्टर चेकिंग द शीट्स, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि विज्ञापन को सही तरीके से कैसे बनाना है। विज्ञापन के लिए सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है उसकी सुंदरता और साफ होना, साफ दिखाई देना। जो भी शब्द आप लिख रहे हो, जो भी आप फोटोग्राफ बना रहे हो उससे रिलेटेड, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, पंच लाइन होनी चाहिए। नारा लिख सकते हैं, कोई सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उसके गुणों का वर्णन कीजिए। जो भी उस जैसे यहाँ पर शैम्पू है, तो शैम्पू किसके लिए इस्तेमाल होता है? बालों के लिए इस्तेमाल होता है, बालों का झड़ना कम करता है, रूसी आदि की समस्या जो डैंड्रफ की समस्या है उसे कम करता है, असमय बालों को सफेद होने से रोकता है। जैसे कि आजकल बच्चों के बाल जो है वो जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो असमय बालों को सफेद होने से रोकता है, बालों को लंबा बनाता है, मुलायम बनाता है, घना बनाता है। और साथ ही साथ जैसे कि आजकल लोग पीपल आर मूविंग टू द आयुर्वेदा, मैंने उस दिन भी बताया था। तो आयुर्वेदिक जो तरीके हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, लोग पहले प्राचीन समय में उनसे बाल धोते थे, जैसे आंवला, शिकाकाई, रीठा, ये सब चीजें लोग बालों में लगाते थे जिससे बाल घने, लंबे और मुलायम होते थे। तो उसका वर्णन कर दीजिए। एलोवेरा का वर्णन कर दीजिए। आजकल देखिए अनियन शैम्पू आ रहे हैं प्याज के गुणों से युक्त। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं और आप उनके गुणों का वर्णन अपने विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। उसे चौकोर या आयताकार बॉक्स में बनाइए और उसका खामचा बनाना बहुत जरूरी है। हेडिंग लिखिए, फिर उसका पता लिखिए कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक विज्ञापन दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डोंट माइंड इट, ये एग्जाम्पल है, देखिए इसमें जो शैम्पू की बोतल है इस बच्चे ने मिडल में ही, बिगिनिंग में ही बना दी है और साथ में इधर लिख दिया है सेल सेल और बीच में शैम्पू की जो है पिक्चर बनाई है। दिस इज द वेरी रॉन्ग वे टू अटेम्प्ट
बस विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट बनाने का ये सबसे गलत तरीका है। सबसे पहले कोई पंच लाइन बनाइए, फिर उसका नाम बताइए, फिर इधर आप उसकी फोटो लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट्स में मैंने उस दिन बताया था कि वाक्यांशों में आप उसके गुणों का वर्णन कीजिए, जबकि इस बच्चे ने एक सीधी लाइन में लिखा है अच्छे ब्रांड वाला तेल एक बार सिर पर लगाया और थकान मुक्त हो जाओगे, आपके नजदीकी स्टोरों पर उपलब्ध। मतलब ये स्टोर पर लिखा है, उपलब्ध भी नहीं लिखा। दिस इज नॉट द वे टू डू। मैंने कितनी बार विज्ञापन एक्सप्लेन किया है, अगर तब भी नहीं समझ आ रहा, किसी अच्छे न्यूज़पेपर को उठा लो और टेलीविजन स्क्रीन पर भी विज्ञापन प्रतिदिन दिखाए जाते हैं, तो आप वहां से देखिए और अपने विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए आप सुंदर सुंदर लाइनें डिसाइड करिए और पिक्चर्स डिसाइड करिए। शैम्पू की बोतल पेस्ट नहीं लगनी चाहिए, पेस्ट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पेस्ट है। और कोई आकर्षक बोतल का आकार ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए और अपने विज्ञापन को आप सही बना सकते हैं इस तरह से। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब अपनी बुक का ग्रामर बुक पे पेज नंबर 279 आप खोल लीजिए सभी बच्चे। बाद में डिस्कस करूंगी मैं, टेस्ट मिस्टेक्स बाद में डिस्कस करूंगी, अभी मैंने टेस्ट सारा डिस्कस कर दिया। 279 पेज निकाल लो। यहाँ पर आपको पगड़ी, सीना, पलके, हाथ, कान, नाक, लाल, पैर, उंगली, सिर 10 वर्ड्स दिए गए हैं। इनसे शुरू होने वाले मुहावरे लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करिए। अभी करना है इसको कंप्लीट। अपनी बुक पर देखिए 279 पेज। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है दे कैन सी द ब्लैक बोर्ड। अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। होने वाले फर्स्ट वर्ड है सीना, वर्ड है पलके, हाथ, आई, कान, जैसे कि फर्स्ट है पगड़ी, उछालना, सम्मानित करना या बेइज्जती करना, सम्मानित करना या बेइज्जती करना। फिर आप इसका वाक्य प्रयोग करिए। इस तरह से इसको अपनी बुक पर अगर स्पेस है तो कर लीजिए, नहीं है तो अपनी नोटबुक पर इसको सॉल्व करिए। हरी आप डू इट फास्ट। वेट